हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ज्योति बीएससी सेकंड सेम स्टूडेंट एट IIM अग्रवाल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज की वीडियो के थ्रू हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी हमारे पास वो आई है अपडेट्स, उनके बारे में हम बात करेंगे और उसके अलावा जो भी आप सबके कॉमन डाउट्स रहने वाले हैं वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एंड तक जरूर देखना वीडियो को। तो जैसा कि हम सबको पता है, हरियाणा नर्सिस काउंसिल जो कि पंचकूला में है, हरियाणा नर्सिस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल, उसने सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया। इस बार हरियाणा में नर्सिंग की कितनी सीटें रहने वाली है, उसके अंदर जितने भी कॉलेज मेंशन है वो सारे INC अप्रूव नहीं है। पहली बात तो ये, उन्होंने बस ये सीट्स दे दी है हमें कि इस बार इतनी सीट्स है हमारे पास नर्सिंग की। और जैसे कि हमें पता है कि इस बार कॉलेज बढ़ने वाले थे पर कॉलेज बढ़े नहीं है क्योंकि इलेक्शन वगैरह आ गई, तो शायद उस वजह से। तो सीट मैट्रिक्स में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस रहने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सीट है करनाल के अंदर 60 सीट्स है, जो कि लास्ट टाइम 44 थी, वहाँ से बढ़ के हमारे पास हो गई है 66। ठीक है, सफ़ीदों में सीट्स है 30, सफ़ीदों में भी 60 सीट्स है और PGI में 75 सीट्स। ठीक है, तो ये ऑल टोटल हो गई 195 सीट्स। तो 195 सीट्स यानी कि करनाल में जो सीट्स बढ़ी है उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉयज़ को। बॉयज़ के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि करनाल के अंदर सीट्स बढ़ गई है, क्योंकि करनाल एक इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर बॉयज़ के लिए BSc नर्सिंग में सीट्स हैं। और पहले सीट कम थी तो उस वजह से बॉयज़ को चांस नहीं मिलता था, लेकिन अब जैसे कि सीट बढ़ गई है तो इसका मतलब बॉयज़ के लिए भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस अच्छे हो गए हैं। तो इस बार ज़्यादा बच्चे बॉयज़ के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज ले पाएंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों का डाउट था कि IIMC अग्रवाल में इस बार सीट्स बढ़ी है या नहीं, या फिर बॉयज़ के लिए सीट्स आ रही है या नहीं। तो देखो, इसलिए इस PDF के थ्रू हमें ये कंफर्म हो गया है कि इस बार IIMC अग्रवाल में कोई सीट्स नहीं बढ़ी है। लास्ट टाइम के थ्रू एज इट इज़ 40 सीट्स ही रहने वाली है। सो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि बॉयज़ के लिए इस बार सीट्स नहीं आई है, शायद नेक्स्ट ईयर से आ जाए, और नेक्स्ट ईयर शायद गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बढ़ जाएंगे BSc नर्सिंग के लिए। तो ये तो बातें हो गई रिगार्डिंग अपडेट की, काउंसलिंग के रिगार्डिंग हमारे पास क्या अपडेट्स आई थी। तो फिलहाल हमारे पास सीट मैट्रिक्स आ गया, और इस सीट मैट्रिक्स को फाइनल मान के मत चलो। जब काउंसलिंग होएगी उससे पहले एक सीट मैट्रिक्स हो रहेगा। हाँ, ये सीट मैट्रिक्स है जो हमारे हरियाणा नर्सिंग काउंसिल पंचकुला ने हमें दे दी है, लेकिन इससे पहले PGI एक सीट मैट्रिक्स और देगा कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, उसके बेस पे काउंसलिंग होएगी। दूसरा हम बात करें कि आप सब जो बार बार पूछ रहे हो काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग कब होगी, तो फिलहाल चल रही है MBBS की काउंसलिंग। उनकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग ही खत्म होगी 26 सितंबर तक। तो देखा जाए तो MBBS की काउंसलिंग चल रही है, साथ में हमारे इलेक्शंस भी आ गए। इलेक्शंस की वजह से आचार संहिता लागू हो रही है, आप सभी को पता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही रहने वाला है कि इलेक्शंस के बाद ही होगी। अब तो काउंसलिंग इलेक्शंस के बाद ही हो सकती है, क्योंकि एक साथ काउंसलिंग नहीं करवा सकते MBBS और BSc नर्सिंग की। काउंसलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा हसल होती है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, और हर राउंड के बाद सीट मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। तो ये नहीं, साथ में तो नहीं हो सकती। और इलेक्शन भी आ गए तो यही होगा कि इलेक्शन के बाद ही हो पाएगी अब तो आपकी काउंसलिंग। ठीक है, इन सब के बाद हम बात करते हैं कि जो आपके बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट्स थे, जो आप कमेंट्स के बार बार कर रहे थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला डाउट क्या था हमारे पास कि BSc नर्सिंग में नॉन अटेंडिंग ले सकते हैं क्या। देखो यार, अगर आप, पहली बात तो आप नहीं ले सकते BSc नर्सिंग के अंदर नॉन अटेंडिंग, और अगर आप ले भी रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। BSc नर्सिंग के अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिएगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करोगे वही आपके लिए बेनिफिशियल है BSc नर्सिंग, क्योंकि एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आगे जाके आपको प्रैक्टिकल ही करना है। हाँ, अभी आपको थ्योरी पे ध्यान रखना है, लेकिन आगे चल के आपको प्रैक्टिकल स्किल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतने ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल में आप काम कर पाओगे। तो मेरा यही मानना है कि BSc नर्सिंग नॉन अटेंडिंग लेने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको मिल भी रही है ना तो भी मत लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्स्ट सेम में कितना पढ़ना पड़ता है और सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। देखो, फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड एनाटमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट्स तो होंगे वो जिनका एग्जाम्स आपका होएगा। इसके अलावा आपकी एक रहती है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जो कि एक बहुत जनरल सा एग्जाम होता है, 25 मार्क्स का, आपका कॉलेज के अंदर ही होता है। और एक सब्जेक्ट और रहता है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, जो हम फर्स्ट सेम से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसका एग्जाम फर्स्ट और सेकेंड सेम का मिला के होता है, दोनों बुक्स का। ये तो रह गया आपकी क्या क्या बुक्स रहने वाले, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये हो गए। ठीक है, अब इनके अलावा आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा फर्स्ट सेम में ज़्यादा लोड नहीं रहता। अगर आप डेली आकर 1 घंटा या 2 घंटा भी लगा रहे हो तो उतने में आपका कवर हो जाएगा। हाँ, अगर आपने काम इकट्ठा कर लिया तो लास्ट में जब एग्ज़ाम्स होंगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड बनने वाला है।
ऐसा होने वाला है कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स एकदम से आ गए, डेट आ गई और आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, आपके पास नोट्स तैयार नहीं होंगे। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप पहले से अपने नोट्स वगैरह बना के चले, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम नोट्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। नेक्स्ट जो आपका डाउट था, आप सबके जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आए हैं कि इतने मार्क्स पे ये कॉलेज मिल जाएगा क्या, इतने मार्क्स पे ये कॉलेज मिल जाएगा क्या। तो देखो, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर जवाब तो है नहीं कि मैं बोल दूँ मिल जाएगा अगर आपको नहीं मिलता है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट एनालिसिस उसका क्या रहेगा, लास्ट 2 ईयर्स की आप पीडीएफ उठा लो, जो अलॉटमेंट पीडीएफ रही है उसके अंदर ये देखो कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो वो उस कॉलेज के अंदर फर्स्ट राउंड से लेके मॉप अप राउंड तक कितने नंबरों पर एडमिशन मिला है। आपको खुद पता लग जाएगा कि इस बार आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 नंबरों की अप या डाउन रहने वाली है कट ऑफ, तो आप उसके बेस पे अंदाज़ा लगा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास डाउट था एक बच्चे का कि क्या बीएससी नर्सिंग के साथ नीट पॉसिबल है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊं तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक सिंगल वे में आंसर नहीं दिया जा सकता, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है, तो इसका जवाब एक वीडियो में नहीं दिया जा सकता। मैं भी नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना दूँ। नेक्स्ट हमारे पास है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के बाद की जर्नी आपकी क्या रहने वाली है। तो देखो, जैसे ही सबसे पहले आप एडमिशन लेके यहाँ पे आ जाओगे तो आपकी रहेगी ओरिएंटेशन रहेगी, 2-3 दिन तो आपकी ओरिएंटेशन चलेगी कि आपका कॉलेज में क्या कुछ है, और अगर आपके कॉलेज के अंदर खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका तो वहाँ की ओरिएंटेशन रहेगी कि आपके कहाँ कौन से वार्ड है, कहाँ आपकी ड्यूटी लगाएगी। बेसिकली आपको वही दिखाया जाएगा कि हाँ आपकी यहाँ ड्यूटी लगेगी। उसके बाद आपकी क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। 3 मंथ्स तक आपके सेशनल एग्ज़ाम्स होंगे सबसे पहले। तो जैसे सेशनल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद आपकी होएगी फ्रेशर्स पार्टी। फ्रेशर्स होने के बाद आपकी ओथ सेरेमनी रहेगी, जिसके अंदर आपको एप्रन वगैरह पहनाए जाते हैं कि हाँ अब आप प्रैक्टिकल वर्क यानी कि वार्ड में जाने के लिए तैयार हो। आपकी क्लिनिकल्स ओथ सेरेमनी के बाद ही स्टार्ट होती है। ठीक है, क्लिनिकल्स का भी क्या रहता है अब मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी बता दूँ, किसी और ने दोबारा पूछा था क्लिनिकल्स रूटीन क्या है। 3 महीने या कम से कम हमारी 5 महीने के बाद क्लिनिकल्स लगी थी। तो क्लिनिकल्स में क्या रहेगा, शुरू में तो आपकी बहुत कम लगाएंगे, 1 to 2 आवर्स की लगाएंगे, मे बी फॉर द 2 वीक्स। उसके बाद आपका हर 15 दिन में रोस्टर बदल के आता रहेगा। हर 15 मान लो 15 दिन आप सर्जरी वार्ड में हो, उसके बाद 15 दिन आप सिको में जाओगे, अगले 15 दिन आप न्यूरो में जाओगे। तो ऐसे रोस्टर आपकी कोऑर्डिनेटर बनाती है, वो आपके पास आ जाएगा और फिर आपकी 6-6 घंटे की ड्यूटी रहती है। हाँ, कई कॉलेजेस में ऐसे होता है कि 3 दिन उनकी ड्यूटीज़ रहती है, 3 दिन उनकी क्लासेस रहती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे हमारी डेली क्लासेस होती है, डेली ड्यूटीज़ होती है। ये सब मैनेज हो सकता है। मेरे से किसी ने पूछा था कि आप एक मैनेज कैसे करते हो ये एक साथ, कि आपकी ड्यूटीज़ भी एक साथ है, क्लासेस भी एक साथ है, तो आप काम कैसे करते हो जाता है। इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता कि आप थ्योरी में बहुत ज़्यादा काम करवा दिया हो आपको, और क्लिनिकल्स में भी आप इतना नहीं थकते। हाँ, बस 1 महीने बाद आपको जब यूँ हो जाएगा ना, 1-2 महीने आपने क्लिनिकल्स कर ली, उसके बाद आप थक जाओगे, आपका मन भर जाएगा। पर ठीक है, बेटर है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज़ वेरी मच नीडेड। तो के अलावा आईएनसी एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कॉलेज आईएनसी एफिलिएटेड लिस्ट के अंदर नहीं है तो क्या आपको आगे चल के दिक्कत होगी। देखो, जो कॉलेज एक बार आईएनसी लिस्ट के अंदर आ चुका है वो आगे चल के भी आईएनसी ले लेगा। सो डोंट वरी दिस मच। बस हाँ, ये देख लेना कि वो कॉलेज कम से कम एक बार तो आईएनसी लिस्ट में आया हो, क्योंकि जिस कॉलेज को एक बार आईएनसी मिल जाती है, हर साल इंस्पेक्शन होता है, हर साल आईएनसी लिस्ट अपडेट होती है। तो इसमें इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है, मैनेज हो जाता है सब कुछ आगे चल के। उसके बाद है जीएनएम करने के क्या वर्थ हैं। देखो, जीएनएम वो नहीं है कि हाँ अगर आप ये सोच रहे हो कि जीएनएम एक डिप्लोमा है तो हम क्यों करें, ऐसी बात नहीं है। जीएनएम डिप्लोमा करने के साथ साथ आप अपने कोर्स बीएससी वगैरह कुछ भी कर सकते हो। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन ही आपको करनी है तो कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप अलोंग विद डिप्लोमा नॉन अटेंडिंग लेके कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या होगा, एक तरफ से आपका डिप्लोमा हो गया, जो कि नर्सिंग एक बेस्ट करियर है आज के टाइम पे, और उसके साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन भी कहीं और से हो जाएगी नॉन अटेंडिंग, आपको बस जाके एग्जाम्स तो देने हैं। तो ये मैनेज हो जाएगा यार, जीएनएम करने का बिल्कुल वर्थ है। अगर आपका बीएससी नर्सिंग के अंदर अभी एडमिशन न्यू है तो आप जीएनएम करो, बिल्कुल करो, हो जाएगा मैनेज। और उसके बाद अगर आप जीएनएम करने के बाद और आगे स्टडीज़ करते हो आप मेंटेन, तो आप बिल्कुल बीएससी नर्सिंग के बराबर आ जाओगे। तो आपका कहाँ लॉस है, ये करने में आपको बहुत फ़ायदा है। और बीच में आप सीईटी वगैरह क्लियर कर सकते हो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो इसके अलावा भी अगर आपके इनसे अलग कुछ और डाउट्स है तो वो कमेंट करना,
मैं बिल्कुल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, या फिर हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बात कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।